बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे साइकोपैथोलॉजी के अंदर हमारा जो कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 10 है। और आज हम साइकोपैथोलॉजी या क्लिनिकल की फील्ड के अंदर जो चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कॉग्निटिव थेरेपी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थेरेपी है या ट्रीटमेंट मेथड है वो है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी तो हम इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। अदरवाइज ये आम तौर पर या नॉर्मली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के तौर पर इसको यूज किया जाता है और बोला भी यही जाता है। लेकिन इसको हम चूंकि अंडरस्टैंडिंग करनी है इसकी बेसिक, तो हम इसको कॉग्निटिव थेरेपी के तौर पर लेंगे। आमतौर पर यूज ये दोनों इकट्ठी होती हैं, यानी कि बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपी को मिला के यूज किया जाता है। जी, हमने बात कर ली है, हमने कॉग्निशन को समझा है। हमारा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर 10 कॉग्निटिव थेरेपी को देख रहे हैं हम। हमने समझ लिया कि बेसिकली हमारे माइंड के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं वो सारी कॉग्निशन कहलाती है। कॉग्निटिव प्रोसेस जैसा कि डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, कैसे सोचते हैं, याद परसीव करते हैं, याद रखते हैं, रीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन वगैरह कैसे रहते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए कॉग्निटिव प्रोसेस की। सेंसेशन, परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद अटेंशन, मेमोरी। अच्छा, सेंसेशन क्या होता है? चीजों को सेंस करना, जस्ट फील करना। परसेप्शन बाद में जो फील किया है उसको मीनिंग देना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अटेंशन है, फिर मेमोरी है, लैंग्वेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कैसे हम अपने डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। लर्निंग कैसे, यानी कि सीखना, डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला लेना। मेटाकोग्निशन, आपके माइंड के अंदर जो चल रहा है उसके बारे में सोचना, उसको वैल्यूएट करना, ये मेटाकोग्निशन होती है। अब ये वाली चीज हमने सिखानी होती है किसको? जब हम कॉग्निटिव थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे रहे होते हैं अपने पेशेंट को, ये वाली चीज हमने सिखानी होती है कि भाई अपनी थॉट्स को समझो, अपनी थॉट्स को समझो, उनको वैल्यूएट करो। ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड करो कि बेसिकली हमारे मेरी थॉट्स क्या चल रही हैं। अगर आप थॉट्स को अंडरस्टैंड करना सीख गए या आपने सिखा दिया ना, तो उसको सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, उसका हल निकालना या उसको ट्रीट करना भी आसान हो जाता है। ये वाली चीज हम इसी पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग बना रहे होते हैं उसके अपनी थॉट से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, cognition that involves thinking about thinking, for example when you evaluate your own learning process, अपने लर्निंग प्रोसेस को evaluate करना, decide on study strategies एंड कंटेम्पलेट अबाउट योर ओन थॉट, यानी कि इसमें आपकी अपनी जो चीजें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उसी को आपने खुद ही देखना होता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, अपने कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें। यू आर एंगेजिंग इन मेटाकॉग्निशन। अगर आप सारा काम, प्रोसेस आर सेंट्रल टू हाउ वी इंटरेक्ट विद एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यही जो है कॉग्निटिव प्रोसेस इंश्योर करते हैं कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है, इंटरेक्ट करना है अपने आसपास। They allow us to interpret our environment, respond to stimuli, solve problems, communicate with others, and a wide range of other activities that we engage in daily life. यानी इसमें जितनी भी हमारी चीजें आती हैं जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फिर अपने आसपास इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको यूज करते हुए जो यानी कि जो हमारा माइंड के अंदर चल रही होती हैं, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं, चीजों को क्रिटिकली देख रहे होते हैं। ठीक है, या परसीव कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं, ये सारी हमारी कॉग्निशन के अंदर ही चल रही होती हैं, और ये बहुत जरूरी होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी है सिस्टम डेवलप्ड बाय एरन बेक। एरन बेक ने stresses the importance of belief system and thinking in determining behavior and feelings। ये बेसिकली किस पर जोर देती है या किस से रिलेटेड है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिलीफ सिस्टम। आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, कि आप चीजों को समझ कैसे ले रहे हैं या उसको ले कैसे रहे हैं, उसको परसीव कैसे कर रहे हैं। एंड थिंकिंग इन डिटर्मिनिंग बिहेवियर एंड फीलिंग्स। आपका जो बिलीफ सिस्टम और आपकी जो थिंकिंग है ना, वो आपके बिहेवियर और फीलिंग्स पर किस तरह असरअंदाज हो रही है, कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर यही चीजें डील की जाती हैं। हमने अपने क्लाइंट के बिलीफ सिस्टम को समझना होता है, उसके थिंकिंग पैटर्न को समझना होता है, फिर हमने देखना होता है कि ये थिंकिंग प्रोसेस या बिलीफ सिस्टम कैसे उसके बिहेवियर को शेप कर रहा है, किस तरह से उसके अंदर फीलिंग्स क्रिएट कर रहा है, किस तरह की कर रहा है। जब हमें इन चीजों का पता चल जाएगा, उसका बिलीफ सिस्टम क्या बना हुआ है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये वाला थिंकिंग प्रोसेस या ये वाला बिलीफ क्या कर रहा है, ये वाले बिहेवियर को कॉज कर रहा है। या फिर हम क्या करते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ के, उसके बिहेवियर को समझ के हम पीछे चले जाते हैं कि इसके पीछे कौन सा थिंकिंग पैटर्न हो सकता है या कौन सा बिलीफ सिस्टम हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा सैड ही रहता है तो कहता है कि मैं वर्थलेस हूँ, वर्थलेस हूँ, वर्थलेस हूँ। अब आपको पता चल गया उसकी फीलिंग्स और बिहेवियर का, तो आपको पता चल जाएगा कि यार उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो नेगेटिव है, वो नेगेटिवली सोच रहा है ज्यादातर।
ठीक है, तो उसका जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ है वो इसी तरह का बना हुआ है, जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर और उसकी फीलिंग जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो ये चीज होती है। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज ऑन अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्टेड बिलीव्स, गलत बिलीफ बने होते हैं उनको डिस्कस करता है, एंड यूजिंग टेक्निक्स टू चेंज मेल एडेप्टिव थिंकिंग। आपकी जो गलत थिंकिंग होती है, मेल एडेप्टिव थिंकिंग होती है, एबनॉर्मल थिंकिंग होती है, उसको चेंज करना होता है। while also incorporating effective and behavioral methods, यूज करते हुए effective और behavioral methods in the therapeutic process, attention is paid to thoughts that। अच्छा, एक चीज याद रखिए, यहाँ पर बिहेवियर मेथड की बात आ गई है। बहुत दफा कॉग्निटिव थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी बोला जाता है, जब उसके साथ बिहेवियर को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अगर बिहेवियर को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे, यानी कि उसको कुछ करने के लिए आप नहीं दे रहे प्रैक्टिकली, तो वो आपकी जस्ट कॉग्निटिव थेरेपी, आप उसकी सिर्फ थॉट्स पर काम कर रहे हो, उसके बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो ये कॉग्निटिव थेरेपी है जस्ट। लेकिन अगर उसके साथ आपने उसके बिहेवियर को भी ऐड कर दिया है, ठीक है, बिहेवियर को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आप जस्ट किसी को समझा रहे हैं, जस्ट समझा रहे हैं, तो वो उसकी कॉग्निटिव थेरेपी आप कर रहे हैं, उसके बिलीफ को चेंज कर रहे हैं, कॉग्निटिव थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो या इस तरह से डील कर रहे हो कि उसकी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हो, तो फिर वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाएगी। या अगर आप उसको कुछ चीजें परफॉर्म करने के लिए कहते हो, तो वो भी फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाएगी, अगर उसके साथ आप उसका थिंकिंग पैटर्न या बिलीफ सिस्टम भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अगर आप मतलब जब आपके उसके माइंड के साथ साथ उसका बिहेवियर भी आ जाए, तो फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी। अगर बिहेवियर आपने इन्वॉल्व नहीं किया, तो फिर कॉग्निटिव थेरेपी आएगी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज ये सीबीटी ही इसको बोला जाता है ज्यादातर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हो गया, in the therapeutic process attention is paid to thoughts that individuals may be unaware of and to important belief system। वो कहता है कि इसमें जब थेरेप्यूटिक प्रोसेस हो रहा है, अटेंशन किस पर होती है, किसको ज्यादा फोकस किया जाता है, किस चीज को, अटेंशन इज पेड टू थॉट्स दैट इंडिविजुअल मे बी अनअवेयर। उन थॉट्स पर फोकस किया जाता है जिनके बारे में जो इंडिविजुअल होता है ना, वो अनअवेयर होता है। एंड टू इंपॉर्टेंट बिलीफ सिस्टम, उसका जो बिलीफ सिस्टम होता है उस पर फोकस किया जाता है, उस पर अटेंशन दी जाती है। वर्क विद क्लाइंट्स, कॉग्निटिव थेरेपिस्ट टेक एन एजुकेशनल रोल हेल्पिंग क्लाइंट्स अंडरस्टैंड डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स। अब हमने क्या करना है, हमने अपने क्लाइंट्स को क्या करना है, उनके साथ कोलैबोरेट करके उसके जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ है ना, एबनॉर्मल बिलीफ है या गलत बिलीफ बने हुए हैं, उसको अवेयर करवाना है, उसके मुतालिक उसको एजुकेट करना है कि यार ये बेसिकली यहाँ पर इशू आ रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसको अंडरस्टैंड करो भी, इसके आपने इसको पॉजिटिव वे में चेंज भी करना है, मॉडिफाई भी करना है, एंड सजेस्टिंग मेथड्स फॉर चेंजिंग दीज बिलीव्स। अब फिर उसको डिफरेंट मेथड्स बताते हैं या अप्लाई करते हैं कि उसके ये बिलीफ चेंज हो जाए। इन डूइंग सो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट मे गिव क्लाइंट्स असाइनमेंट्स टू टेस्ट। अब ये करने के लिए क्या करें, डिफरेंट असाइनमेंट्स हम दे सकते हैं टू टेस्ट आउट न्यू alternatives to their old ways of solving their problems। कि आपके मतलब उसको उसमें बेहतरी लाने के लिए आप उसको डिफरेंट असाइनमेंट्स देते हैं, ये टेस्ट करने के लिए उसका जो है बिलीफ सिस्टम या उसका प्रीवियस बिहेवियर चेंज हुआ या नहीं हुआ। एज द थेरेपिस्ट to determine therapeutic strategies, clients may be asked to record dysfunctional thoughts and to assess their problems through brief questionnaire developed फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। वो कहता है कि आप उसके जो बिलीफ सिस्टम को समझ सकते हैं या असेस कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चनर या टेस्ट को अप्लाई करते हुए। In their approach to treatment, cognitive therapists have outlined types of maladaptive thinking and specific treatment strategies। फिर आप वो कहते हैं कि उसको आप नोट कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग बनाते हो कि बेसिकली कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी थॉट्स कैसी हैं, maladaptive थॉट्स कौन कौन सी हैं। फिर आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर मैनी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। फिर आप उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। यानी कि डिफरेंट डिसऑर्डर्स, यहाँ पर उसने डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एग्जांपल दे दी है। ये बेसिकली कॉग्निटिव थेरेपी है। इसको मैं अगर सम अप ये कहने कि आप उसकी बिलीफ सिस्टम और उसके थिंकिंग पैटर्न या प्रोसेस को समझते हुए आप उसके एबनॉर्मल बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना होता है। अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपने उसको क्या करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, चेंज करना होता है, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना होता है। ये कॉग्निटिव थेरेपी है बेसिकली। ठीक है, हमने उसको एबनॉर्मल
है। ये है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। इसके डिफरेंस की बात की जाए तो कॉग्निटिव थेरेपी जब आप उसके माइंड पर काम कर रहे हैं, उसकी थॉट्स पर, बिलीफ पर काम कर रहे हैं तो कॉग्निटिव थेरेपी। लेकिन अगर साथ बिहेवियर भी शामिल हो जाए तो वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगी। ठीक है, आमतौर पर नॉर्मली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ही इसको कंसीडर किया जाता है, उसी को ही इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम थिंकिंग पे भी काम करेंगे, उसकी लर्निंग पे भी काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका बिहेवियर भी इफेक्ट होगा ही होगा, ये मस्ट है। ठीक है, अगर कोई आप खास तरह का उसका बिलीफ सिस्टम बना देते हो तो उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म भी कर रहा होगा, बिहेव भी कर रहा होगा। तो ये मतलब कि इसके साथ जुड़ी हुई चीज है, ये इससे अलग नहीं है। लेकिन अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें या अगर हमसे कोई पूछे या किसी को बताना भी पड़े तो कॉग्निटिव थेरेपी आप बता सकें कि बिलीफ सिस्टम और थिंकिंग प्रोसेसेस पर काम करना, पैटर्न्स पर काम करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये कॉग्निटिव थेरेपी है, उसको चेंज करना। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, मैं माइक उतार रहा हूं, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव थेरेपी, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। Although several theories of psychotherapy emphasize cognitive aspects of treatment, cognitive therapy is associated with the work of Aaron Beck. बेसिकली एरन बेक वो कहते हैं कि अगरचे और भी बहुत सी थेरेपीज हैं जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट को क्या करती हैं, एम्फसाइज करती हैं, या ट्रीटमेंट के लिए वो कहती हैं कि इसको भी यूज करना चाहिए। जो स्पेशल कॉग्निटिव थेरेपी है वो एरन बेक के साथ, एरन टी बेक जिसको हम कह देते हैं, जो रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है 1921 में ये पैदा हुआ। ठीक है, बेक रिसीव्ड हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम ब्राउन यूनिवर्सिटी, है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। ठीक है, येल यूनिवर्सिटी में उसने 1946 के अंदर मेडिसिन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। 6 to 8 he served as internship and residency in pathology at the Rhode Island Hospital in Providence. Following that experience, he was resident in neurology, then later in psychiatry at the Cushing Veterans Administration Hospital in Framingham, Massachusetts. Also, he was a fellow in psychiatry at the Austin Riggs Center in Stockbridge, Massachusetts. In 1953, he was certified in psychiatry by the American Board of Psychiatry and Neurology. In 56, he graduated from the फिलाडेल्फिया साइकोएनालिटिस। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, इसको देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद है जी हिज अर्ली रिसर्च ऑन डिप्रेशन लेड टू पब्लिकेशन ऑफ डिप्रेशन। इसका जो अर्ली रिसर्च थी डिप्रेशन पर, उसकी वजह से इसने क्या किया, बुक लिखी। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स 1967 के अंदर, विच डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉग्निशन इन ट्रीटिंग डिप्रेशन। इसके अंदर ये बताया कि कॉग्निशन की इंपॉर्टेंस क्या है डिप्रेशन को ट्रीट करने में। Since then, he authored or co-authored more than 500 articles, 25 books related to cognitive therapy and treatment of a variety of emotional disorders. मैं इसमें मतलब 500 आर्टिकल्स लिखे या उसमें को ऑथर बना 25 बुक्स, और इसने ये बताया कि किस तरह से हम इमोशनल डिसऑर्डर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। His daughter Judith S. Beck, a psychologist, is currently director of a Beck Institute for Cognitive Therapy and researcher near Philadelphia, Pennsylvania. Aaron Beck is the president. Aaron Beck तो अब उसकी तो डेथ हो चुकी है, क्योंकि बुक थोड़ी सी पुरानी है। रिसेंटली उसकी डेथ हुई, आई थिंक 2021 में हुई है उसकी डेथ, 2021 में, हाँ उसकी डेथ हुई है। Originally a practicing psychoanalyst, Beck observed the verbalization and free association of his patients. वो बेसिकली फ्री एसोसिएशन वर्बलाइजेशन की बात कर रहा है कि कैसे उसने क्या किया, प्रैक्टिस किया है उसके साथ इन चीजों को। ठीक है, सरप्राइज दैट हिज पेशेंट्स एक्सपीरियंस थॉट्स दे वर बेयरली अवेयर ऑफ। अब यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, शायद पहले आपने ना देखी हो या सुनी हो। इसने देखा सरप्राइज दैट हिज पेशेंट्स एक्सपीरियंस थॉट्स दे वर बेयरली अवेयर ऑफ। वो कहते हैं कि इसने ये अंडरस्टैंडिंग की कि मेरे जो पेशेंट्स हैं ना, कुछ थॉट्स ऐसी हैं जिनसे वो अवेयर ही नहीं होते, यानी कि वो ऐसी थॉट्स भी उनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में वो अवेयर ही नहीं होते। एंड डिड नॉट रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ देयर फ्री एसोसिएशन। जब उसने फ्री एसोसिएशन अप्लाई की ना अपने पेशेंट्स पर, तो उन्होंने वो जो थॉट्स है ना वो रिपोर्ट ही नहीं की, जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं ना कि वो अनअवेयर होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं की, उन्होंने बताई नहीं। ही ड्रू हिज पेशेंट्स अटेंशन टू दीज थॉट्स। फिर उसने उसकी तवज्जो जो है ना अपने पेशेंट्स की उन थॉट्स पर डाली।
appearing quickly and automatically these thoughts or cognitions were not within the patient's control। वो कहते हैं ये जो thoughts होती है ना ये उसके कंट्रोल में नहीं होती। often these automatic thoughts that patients were unaware of were followed by unpleasant feelings। अब वो कहता है इन thoughts की वजह से, ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स उसको आती है ना, इन थॉट्स की वजह से क्या होता है, उसको अनप्लेजेंट फीलिंग्स क्या करनी पड़ती हैं, एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, अनप्लेजेंट फीलिंग्स दैट दे वर वेरी मच अवेयर ऑफ। अब वो जो फीलिंग आती है ना, अनअवेयर फीलिंग आती है, जिसकी वजह से हम क्या देते हैं वो डिप्रेशन में है, वो एंग्जाइटी में है, या वो किसी और डिसऑर्डर में है। वो कहता है उन थॉट से वो अवेयर होता है, वो जो फीलिंग होती है उससे अवेयर होता है। वो थॉट्स जिससे वो अनअवेयर होता है, उन थॉट्स की वजह से वो अनप्लेजेंट फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करता है, जिससे वो क्या होता है, वेरी मच अवेयर ऑफ, जिनसे वो अवेयर होता है। जाहिर सी बात है जब अवेयर होता है तो वो प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है ना, उसको डिप्रेशन में जाता है। बाय आस्किंग पेशेंट्स अबाउट देयर करंट थॉट्स बेक वाज एबल टू आइडेंटिफाई नेगेटिव थीम्स। अब ये चीजें बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल चीजें हैं। ये वो बंदा है जिसने ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डेवलप की है, जिसने डिस्कवर की है, बनाई है। वो कहता है बाय आस्किंग पेशेंट्स अबाउट देयर करंट थॉट्स बेक वाज एबल टू आइडेंटिफाई नेगेटिव थीम्स। जब उसने उन थॉट्स को पूछा ना, उनसे पेशेंट से आइडेंटिफाई करवाया, तो उसको पता चला, उसने कुछ ना नेगेटिव थीम्स भी बनाए, यानी कि आइडेंटिफाई किए, सच एज डिफीट और इनएडिक्वेसी, जैसा कि डिफीट या इनएडिक्वेसी विच कैरेक्टराइज्ड देयर व्यू ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जिसको यानी कि उसने देखा या उसने उसको आइडेंटिफाई किया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की फॉर्म में, ठीक है, उसने उसको अंडरस्टैंड किया इस तरह से। Having been trained as a psychoanalyst, Beck compared his observation of automatic thoughts to Freud's concept of the preconscious। अब यहाँ पर वो रिलेट कर रहा है उसके साथ जो सिगमंड फ्राइड का काम है ना, उसकी जो प्री कॉन्शियस वाली जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो कहता है बैक कंपेयर्ड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑटोमेटिक थॉट्स। वो जो ऑटोमेटिक थॉट्स वाली है ना, उसने उसको कंपेयर किया प्री कॉन्शियस के साथ। कॉन्सेप्ट वाला जो प्री कॉन्शियस वाला ना, यानी कि उसके साथ एसोसिएट कर रहा है या उसकी तरह देख रहा है इसको, जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। यानी कि वो कहता है कि ये वो वाले थॉट्स हैं। प्री कॉन्शियस क्या था कि ये हमारी वो स्टेट होती है जिसमें हमारी चीजें कॉन्शियस में तो नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो उनसे कॉन्शियस हो जाते हैं। प्री कॉन्शियस वाला जो इसका कॉन्सेप्ट था सिगमंड फ्राइड का। तो ये अपनी जो ऑटोमेटिक थॉट्स है ना, ये उनको वही वाले कह रहा है कि ये प्री कॉन्शियस के साथ उसने एसोसिएट किया या कंपेयर किया है, ठीक है, कि ये वो वाली थॉट्स होती हैं जो हमारे कॉन्शियस में तो नहीं होती, लेकिन हम इनको कॉन्शियस में ला सकते हैं या इनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। अच्छा, जैसे उसको बताया भी है कि उसने फिर अपने पेशेंट्स को उनसे अवेयर करवाया उन थॉट से। अच्छा, बैक 1976 was interested in what people said to themselves and they were the way they monitored themselves। वो कहता है कि उसने ये इसमें इंटरेस्ट लिया या इसको अंडरस्टैंड किया कि लोग कैसे अपने बारे में बात करते हैं या कैसे अपने आप को देखते हैं। देयर ऑन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। फ्रॉम द इंटरनल कम्युनिकेशंस within themselves individuals formed set of beliefs। अब वो ये इंटरेस्टिंग चीज कह रहा है, वो कहता है कि जो पेशेंट्स है ना, वो जो इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना, उसी से उसके बिलीफ बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और अच्छे से थेरेपी देनी है तो इसको अंडरस्टैंड करें। कहता है कि उसकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है ना, आपके पेशेंट की या इंसानों की या मतलब कि ह्यूमंस की, उसी पर डिपेंड करता है कि उसके बिलीफ कैसे बनेंगे। तो इसका मतलब है अगर हम उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन चेंज कर दें तो आप उसकी टोटली बिलीफ भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली यहां से हम ट्रीटमेंट अपना निकाल रहे हैं, इलाज निकाल रहे हैं। कह रहा है कि अगर उसी पर डिपेंड करता है कि बिलीफ सिस्टम उसके बनते हैं, उसके इंटरनल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करते हैं, तो इट मींस हम इससे निकाल रहे हैं चीज। इससे हम क्या फर्ज कर रहे हैं कि अगर आप उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो उसकी इंटरनल कम्युनिकेशन चेंज कर दें। एन ऑब्जर्वेशन रिपोर्टेड बाय एलिस, और ये वाली एलिस ने भी ऑब्जर्व की चीज, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट बिलीव्स इंडिविजुअल फॉर्मुलेटेड रूल्स आर स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स कॉल्ड स्कीमास। वो कहता है जब ये वाली बिलीफ बनते हैं ना उसके, फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अगला स्टेप क्या आता है, लेवल क्या आता है, इंडिविजुअल फॉर्मुलेटेड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए रूल्स और स्टैंडर्ड बना लेते हैं, जिसको उसने स्कीमास बोला। यानी कि वो फिर जैसे उनका बिलीफ बन जाता है ना, फिर वो उसी तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी तरह से लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो जो जड़ है ना, बुनियाद है, वो बेसिकली उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन है,
ठीक है, इंटरनल कम्युनिकेशन को जैसे वो करेंगे वैसे बिलीफ बनेंगे, जैसे बिलीफ बनेंगे उसी तरह से वो अपने स्टैंडर्ड बना लेंगे, रूल्स बना लेंगे, और उसी तरह से फिर अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। एक डिप्रेशन वाला बंदा आपको पता है कैसे रहता है, और उसने उसको बोल दिया ये स्कीमाज होते हैं, आर थॉट या फिर थॉट पैटर्न होते हैं दैट डिटरमिन हाउ एक्सपीरियंसेस विल बी परसीव्ड और इंटरप्रेटेड। वही वाली बात जो मैंने की है कि इसी पर डिपेंड करेगा, उनके स्कीम उसी के उनके स्कीमा पर डिपेंड करेगा कि कैसे उन्होंने चीजों को परसीव करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है। बैक नोटिस्ड, अच्छा, बैक नोटिस दैट हिज पेशेंट्स पर्टिकुलरली दोज हु वर डिप्रेस्ड, तो नोटिस किया कि ज्यादातर उसके जो पेशेंट है वो डिप्रेस्ड हैं। यूज्ड इंटरनल कन्वर्सेशंस दैट कम्युनिकेटेड सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ, बेसिकली क्या कह रहा है कि वो उसके वो पेशेंट जो यानी कि वो डिप्रेशन वाले जो पेशेंट थे उसके उसके जो डिप्रेशन वाले पेशेंट थे ना, उसने ये नोट किया कि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स है ना, ये यूज करते हैं इंटरनल कन्वर्सेशंस दैट कम्युनिकेटेड सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है ना, उसने नोट किया कि ये ना इंटरनल कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरनल कन्वर्सेशन करते हैं खुद से, तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, सेल्फ ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है, और सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं जो डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं। अब ये देखें, आपको वो जड़ बता रहा है या वो ओरिजिनल चीज बता रहा है कि बेसिकली डिप्रेशन वाला पेशेंट क्या कर रहा होता है, वो इंटरनल कम्युनिकेशन करता है जिसके अंदर वो क्या करता है, वो सेल्फ ब्लेम करता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म करता है। सच पेशेंट्स ऑफन प्रिडिक्टेड फेलियर और डिजास्टर फॉर देमसेल्व्स एंड मेड नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस वेयर पॉजिटिव वंस वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट। वो कहता है कि ये फिर चीजों को फिर किस तरह से देखते हैं, यानी कि अपने लिए फेलियर और डिजास्टर सब मतलब कि बनते हैं, वो ये चीजों को समझते हैं कि मेरे लिए मैं फेल हो जाऊंगा या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो और इसके साथ साथ में नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस, वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस या नेगेटिव थॉट्स वो कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ठीक है, चीजों को नेगेटिवली एवेल्युएट कर रहे होते हैं। इवन वहां पर भी जहां पर वो कहते हैं कि अगर पॉजिटिव सोचा जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ठीक है, वो कहता है कि पॉजिटिव सोचने वाली जगह पर भी वो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, इस वजह से काम खराब हो जाता है उनका, ठीक है, तो वो बेसिकली बता रहा है इस तरह से। अच्छा, उसके बाद फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस बेक फॉर्मुलेटेड द कांसेप्ट ऑफ अ नेगेटिव कॉग्निटिव शिफ्ट in which individuals ignore much positive information relevant to themselves and focus instead on negative information about themselves। वो कहता है अब फिर इसकी वजह से क्या है, उसने फिर बैक फॉर्मुलेटेड द कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव कॉग्निटिव शिफ्ट। अब उसने एक और कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, नेगेटिव कॉग्निटिव शिफ्ट के, यानी वो क्या करते हैं, इग्नोर मच पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, वो पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचने के बजाय वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, इसको बोल दिया नेगेटिव कॉग्निटिव शिफ्ट, यानी कि वो शिफ्ट कर जाते हैं। टू डू सो, ऐसा करते हुए पेशेंट्स में डिस्टॉर्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स बाय एग्जैजरेटिंग नेगेटिव एस्पेक्ट्स, लुकिंग एट थिंग्स एज ऑल ब्लैक और ऑल व्हाइट। वो कहता है फिर ये करते हुए वो क्या कर रहे होते हैं, दो तरह से चीजों को कर रहे होते हैं परसीव, या तो वो कहेंगे ब्लैक या व्हाइट। इसका मतलब ये होता है कि या तो सब कुछ अच्छा बोलेंगे या सब कुछ बुरा बोलेंगे, एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, और ये नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं ज्यादातर, ठीक है, वो सब कुछ सबको बुरा ही समझेंगे या हर सिचुएशन को वो अपने खिलाफ ही समझेंगे, ठीक है, एग्जैजरेट करके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कमेंट्स सच एज आई नेवर कैन डू एनीथिंग राइट, मैं कोई भी काम सही नहीं कर सकता, लाइफ विल नेवर ट्रीट मी वेल, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, एंड आई एम होपलेस, मैं मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कोई भी, आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर ओवर जनरलाइज्ड, एग्जैजरेटेड एंड एब्स्ट्रैक्ट। और ये वो वाली चीजें हैं जो, या वो वाली स्टेटमेंट्स है जो, या जिनको वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप पे अप्लाई कर लेते हैं। बैक फाउंड सच थिंकिंग टिपिकल ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर डिप्रेस्ड, वो कहते हैं ये वाली थिंकिंग अक्सर डिप्रेशन वाले लोगों की होती है, टू बी ऑटोमेटिक एंड टू अकर विदाउट अवेयरनेस, और ये वो कहते हैं ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। अब ये एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए है समझने की, कि वो जो उसको थॉट्स आ रही होती है ना, वो खुद नहीं कर रहा होता, वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहा, वो कह रहे कि ये ऑटोमेटिक होती हैं, और अकर विदाउट अवेयरनेस, उसकी अवेयरनेस के बगैर हो रही हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, शायद पहले हमें नहीं पता होगी, ठीक है। वो कहता है कि जो डिप्रेशन वाला बंदा सोच रहा है ना, वो थॉट्स, अब ये नहीं है कि वो खुद सोच रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रही हैं और विदाउट अवेयरनेस हो रही हैं, बस उसके माइंड में आई जा रही हैं, वो उन पर फोकस करी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। मैनी ऑफ दीज, अब आपसे इस तरह भी कोई पूछ सकता है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है कि नहीं, आपसे पूछ सकते हैं हाँ जी वो डिप्रेशन वाला बंदा जो नेगेटिव सोच रहा है वो
क्यों, कैसे सोच रहा होता है वो, मतलब खुद सोच रहा होता है या क्या होता है? तो आप उनको बोले वो ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं, उस पर उसका कोई जोर नहीं होता, उसको इवन वो अवेयर ही नहीं होता, बस उसके माइंड में आई जा रही है, वो उन पर फोकस करी जा रहा है और वो उसको डिस्टर्ब करी जा रही है। Many of these thoughts developed into belief about worthlessness. अब वो कहता है यही वाली थॉट उसको उसका बिलीफ बन जाती है वर्थलेसनेस की, यानी कि वो किसी काम का नहीं है। बीइंग अनलवेबल, वो अनलवेबल है, एंड सो फोर्थ। और इसी तरह से मतलब नेगेटिव थॉट्स उसकी बनती चली जाती है, बिलीफ बनते चले जाते हैं। Such beliefs back hypothesized were formed at early stages in the life and became significant cognitive schemas. वो कहता है कि ये स्टार्ट में बनती है, बाद में फिर आपके schemas बन जाते हैं। For example, a student who has several exams coming up in the next week may say to herself, I will never pass, I can't do anything right. अगर किसी एग्जाम है तो वो इस तरह से अप्रोच अगर वो अपनाता है, such an expression is a verbalization of a cognitive schemas indicating a lack of self worth. और फिर वो कहते हैं यही वाली क्या उसकी तरफ उसको लेके जाएंगी, सेल्फ वर्थ की तरफ लेके जाएंगी, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ की तरफ लेके जाएंगी। द स्टूडेंट में express such a belief despite the fact that she is well prepared for her exams and has done well previously in her school. अब वो कहते हैं कि वो ये सोचने की बजाय कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है और वो पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, तो इस दफा भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर लेगी, वो ये नहीं सोचती। Thus the belief persists despite evidence that contradicts them. अब वो कहता है कि अब वो कहते हैं कि इस तरह से भी होता है कि बाज दफा अगर एविडेंस पड़ा हुआ है जो उसको क्या करता है, कंट्राडिक्ट कर रहा हो, तो या तो उसको इग्नोर कर देती है या फिर ऐसे एविडेंस ढूंढ लेती है जो उसके बिलीफ या उसके काम को या उसकी परफॉर्मेंस को कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों एस्पेक्ट से आपने समझना है। ठीक है, यानी कि अगर वो नेगेटिव सोच रही है तो उसको उसके एविडेंस बना लेती है, बना लेता है या बना लेती है पेशेंट जो है। ठीक है, अगर या फिर इस तरह से भी होता है कि अगर उसके जो बिलीफ बने हुए ना नेगेटिव बिलीफ, उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए अगर एविडेंस पड़े तो उनको इग्नोर कर दें। ठीक है, उसको परसीव ही ना करें। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट के एग्जाम है लेकिन वो नेगेटिव सोच रहा है या सोच रही है कि मैं नहीं पास कर पाऊंगी, नहीं पास कर पाऊंगी, हालांकि वो है टॉपर, पहले सारी क्लासेस में उसने टॉप किया है। अब वो जो टॉप है ना, उसका टॉप किया करना, वो एक बिलीफ, उसका एक एविडेंस है कि यार नहीं, अगर पहले भी आपने टॉप किया तो इस दफा भी टॉप कर जाओगी। अब वो उस एविडेंस को क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, जो इग्नोर कर रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या मेरा पास ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें इसमें चल रही होती हैं थॉट्स के अंदर या कॉग्निशन के अंदर। अच्छा, although Beck's early work focused on depression, he applied his concepts of automatic thoughts, distorted beliefs and cognitive schemas to other disorders. अब वो यहाँ पर कह रहा है कि उसने स्टार्ट तो डिप्रेशन से किया था एरन बैक ने, लेकिन उसने ये वाले जो अपने ये वाली चीजें हैं ना या टेक्निक्स है, उसने डिफरेंट डिसऑर्डर्स पर अप्लाई की हैं। फॉर एग्जांपल, ही एक्सप्लेन्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एज डोमिनेटेड बाय थ्रेट ऑफ फेलियर और अबैंडनमेंट, यानी कि उसने और भी डिसऑर्डर्स पर अप्लाई किए, जैसे एंजाइटी की बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है, डोमिनेटेड होती है थ्रेट ऑफ फेलियर और अबैंडनमेंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स एंड गोइंग ओवर ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ सेशंस। Beck identified cognitive schemas that were common to people with different types of emotional disorders and developed strategies for treating them. वो कहता है कि उसने फिर मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस के साथ पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया, डिफरेंट सेशंस को देखा, समझा, और फिर उसने ये देखा कि जो जितने भी इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें मतलब कि उनको ट्रीट करने के लिए उसने स्ट्रेटजीज बनाई। ठीक है, क्योंकि ये इमोशनल डिसऑर्डर्स जो आपके कॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम वो कहते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर टेक्निक्स होती हैं, उनको यूज करते हुए ट्रीट किया जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ इसने चूंकि डिप्रेशन पर काम किया तो ये नहीं है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सिर्फ हम डिप्रेशन पर अप्लाई करेंगे। ऐसी चीजें या ऐसे डिसऑर्डर जिसमें आपकी थॉट्स इन्वॉल्व हों, थॉट्स तो ऑलमोस्ट तमाम डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व होती हैं, ज्यादातर में होती हैं, तो आपको फिर वहां पर कॉग्निटिव थेरेपी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो फिर इसने मतलब कि ना सिर्फ डिप्रेशन पर बल्कि और भी बहुत से डिसऑर्डर्स पर अपनी जो है ये जो थेरेपी है या जो टेक्निक है, इनको उसने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने उसको कॉग्निशन को समझा, कॉग्निटिव प्रोसेस को समझा, कॉग्निटिव थेरेपी को समझा, बिहेवियर थेरेपी को देखा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके साथ साथ हमने फिर कॉग्निटिव जो थेरेपी है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखा और बहुत ही अच्छे वे में हमने देखने की कोशिश की है, डेप्थ में जाके देखने की कोशिश की है, ताकि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।